तो आपको वाकई में हमारे भारत देश पर, वैसे तो हम हमेशा देश पर गर्व करते हैं, और अभी वाकई में आपको गर्वान्वित महसूस होगा। तो हम बात करते हैं यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है। यूपीआई जो है ना, यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में। ठीक है। और 2016 में जब यूपीआई लॉन्च हुआ था, उसके बाद इंडिया में पेमेंट्स करने का जो ट्रेंड है या फिर पेमेंट्स करने के जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा इजी हो गए, बहुत ज्यादा। इसके पहले हमारे पास क्या क्या पेमेंट्स ऑप्शन थे, उसको हिस्ट्री को भी हम चेक करेंगे थोड़ा। बट बहुत ज्यादा हाईली सिक्योर है यूपीआई के पेमेंट। आप बहुत जल्दी यूपीआई से किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। 2016 में यूपीआई शुरू हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो इसके पहले हमारे पास क्या ऑप्शन थे फंड्स के, थोड़े हिस्ट्री हम देखते हैं। जैसे पहले मोस्टली जो हमारे ट्रांजेक्शन होते थे वो कैश से होते, हम कैश ही किसी को देते थे और कैश ही रिसीव करते थे। इवन बैंक में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप या तो बैंक से कैश विड्रॉल कर कर उसे पेमेंट करते थे, या फिर आप उन्हें एक चेक इशू करते थे। ठीक है। और चेक इशू करना, ये प्रोसेस अभी भी चल रही है। अभी भी लोग चेक देते हैं, लेकिन चेक की जो क्लेरिफिकेशन है उसको समय लगता है, उस वजह से चेक क्लियर होने में थोड़े समय लगते हैं। तो क्या हुआ था 1990 में, एक प्रोसेस शुरू हुई इंडिया में जिसको कहा जाता है ईसीएस। ईसीएस आपको पता होगा। जैसे आप अगर आपके पास कार लोन है, घर की ईएमआई है, अगर आपने होम लोन लेके रखा है तो घर की जो ईएमआई होती है, तो इसको पे करने के लिए ईसीएस का यूज होता है। ईसीएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर शुरू हुआ था 1990 में। और इससे बेनिफिट क्या हुए, इससे बेनिफिट ये हुए कि यहाँ पे बहुत बल्क अमाउंट में और बहुत बल्क यूजर्स को, या फिर बल्क यूजर्स हम कहेंगे, या फिर बल्क कस्टमर्स को पेमेंट ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे कि ईसीएस में क्या होता है, जैसे आपकी बैंक की अगर कोई ईएमआई है, आपने कार खरीदे हैं, तो एक दिन पहले ही आपको पेमेंट वहां पे जमा करना होता है। और आपका ईसीएस उस महीने का जो होता है, जैसे 10 तारीख को आपकी ईएमआई लग जाती है, तो रात को 11 बजे वो प्रोसेस शुरू हो जाती है आपके फंड को वहां से ट्रांसफर करके उस पर्टिकुलर जहां से आपने लोन लिया है उस कंपनी के अकाउंट में जमा करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और अगर जैसे गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉयज है और हजारों एम्प्लॉयज को वन टाइम अगर पेमेंट सेंड करने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए ये संभव हुआ इंडिया में। और 1990 से ये हमारे इंडिया में शुरू हुआ। ठीक है। और ये जो मीन्स ये जो डेवलपमेंट हुई थी इंडिया में, ये डेवलपमेंट हुई थी आईडीआरबीटी की तरफ से। आईडीआरबीटी क्या है? ये डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट है इंडिया में। और इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप किया, फंड ट्रांसफर करने के जो ऑप्शंस थे उसको और ज्यादा इजी किया, और 2004 में लॉन्च किया आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब आरटीजीएस में क्या होता है कि ये रियल टाइम सेटलमेंट होते हैं। अब आरटीजीएस आपने बहुत बार किए होंगे, अगर बड़े अमाउंट्स हैं, बड़े फंड्स हैं, तो आरटीजीएस के थ्रू वो किए जाते हैं, बट इस प्रोसेस में भी समय लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आरटीजीएस के बाद 2005 में एनएफटी आई, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब ये जो एनएफटी आई, 2 लाख के नीचे का अगर अमाउंट आपको सेंड करना है किसी को, तो वहां पर एनईएफटी का यूज होने लगा, क्योंकि आरटीजीएस में तो आप 2 लाख के ऊपर का फंड ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एनईएफटी आपको 2 लाख के नीचे का फंड ट्रांसफर करने का ऑप्शन देती है। बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर भी ये रियल टाइम में सेटल नहीं होता है। आप अगर एनईएफटी करते हैं तो एनईएफटी भी बल्क में जाती है। एग्जाम्पल, आपने एनईएफटी के लिए बैंक में रिसिप्ट आपने भर दी और पैसे वहां पर जमा कर दिए, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि बैंक में 2:30 बजे के बाद मोस्टली एनएफटी करते हैं, या फिर 3 बजे के बाद एनएफटी करते हैं। 2 से 3 बजे तक या फिर 2 से 2:30 बजे तक मोस्टली बैंक का लंच टाइम होता है, और उसके बाद वो एनएफटी करते हैं। यानी आप अगर इंस्टेंट किसी को फंड
ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एनएफटी उसके लिए नहीं है। एनएफटी के लिए भी 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे तक अनूप सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। अनूप सर लग रहा है कनेक्टेड नहीं है अभी। स्क्रीन भी एक जगह पे अटके हुए हैं। नेटवर्क इशू होगा। हाँ, गोल गोल घूम रही है। ऐसा ही लग रहा है भाई, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो नेटवर्क इशू के कारण हमारे बीच में अभी इंडियन टेकमैन नहीं है। चलते हैं मीनाक्षी जी की तरफ। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। हेलो, मैं हूँ। यस। कहाँ से नहीं आ रही थी वॉइस? बस अभी रिसेंट बिल्कुल आपने एनईएफटी क्लियर कर लिया था, आपने नेफ्ट को क्लियर कर दिया था, उससे आगे आप बढ़ रहे थे। यहाँ से नहीं आ रही थी ना? यस यस। ओके, तो मैं एनएफटी की बात कर रहा था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि आप फंड ट्रांसफर करते हैं बट इसको समय लगता है। बाद में 2010 में आईएमपीएस को लॉन्च किया गया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस को। और आईएमपीएस से क्या होता है, आईएमपीएस से इंस्टेंट फंड्स को ट्रांसफर करना शुरू हो गया। और ये जो कॉरपोरेशन है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये डेवलपमेंट थी और ये अवेलेबल है 24/7। आईएमपीएस से क्या होता है कि बेनिफिशियली आप किसी को ऐड करते हो, ठीक है, बट ये आईएमपीएस में भी आपको अगर किसी को पेमेंट करना है, अगर आपके वो जो यूजर है या फिर जिन वो मर्चेंट है या फिर कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप पेमेंट सेंड करना चाहते हैं, उनको बेनिफिशियली आपको ऐड करके रखना पड़ेगा। और ये बेनिफिशियली ऐड करके रखने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आरबीआई ने निकाला है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार अगर आप किसी का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बेनिफिशियरी में अगर ऐड करेंगे और डायरेक्टली अगर उसे पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि कोई हैकर आपको उस वक्त हैक कर ले और आपके अकाउंट में और पैसे पड़े, तो वहां पे वो बेनिफिशियली अपना ऐड कर आपके अकाउंट का पूरा जो पेमेंट है उसे पूरा खाली कर दे। इस वजह से बैंक ने क्या किया कि बेनिफिशियली ऐड करने के लिए उसे कूलिंग टाइमिंग किया। कूलिंग टाइमिंग मींस क्या होता है कि जब आप किसी को बेनिफिशियली ऐड करते हैं, उनका आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर, तो किसी बैंक में वो 45 मिनट्स में वो बेनिफिशियली ऐड होते हैं, किसी बैंक में वो 60 मिनट में ऐड होते हैं। तो ये जो 60 मिनट का जो टाइमिंग आपको दिया जाता है, इस 60 मिनट में जब आप उस अकाउंट को ऐड करते हैं तो बैंक के तरफ से आपको एक ओटीपी रिसीव होता है। उस ओटीपी को आप